अब देख लेते हैं दोस्तों समास के प्रकार है, उनको देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। एक बार हम समास का अर्थ देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संयोग से बना नए सार्थक शब्द को हम समास के नाम से जानते हैं दोस्तों। हम लोग जनरली समास विग्रह सुने हैं दोस्तों। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। संक्षेप, समास का अर्थ होता है संक्षेप। और विग्रह, विग्रह का होता है अलग करना। समास का होता है संक्षेप और विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, शब्दों को अलग करना। अब अव्ययी भाव समास देख लेते हैं दोस्तों हम। अव्ययी भाव जिसमें प्रथम पद जो है प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होते हैं। वैसे ही अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होंगे या तो अव्यय होंगे, उपसर्ग होंगे या तो अव्यय हो सकते हैं, ऐसा है दोस्तों। अव्यय मैं आपको बता चुका हूँ, जो लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय एक अविकारी शब्द है दोस्तों, अव्यय एक अविकारी शब्द है। इसमें मैं अविकारी शब्द में मैं आपको बताया हूँ क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये 4 प्रकार बताया हूँ दोस्तों। 4 प्रकार बताया हूँ, अव्यय के प्रकार को 4 प्रकार बताया हूँ, ये अव्यय। और वैसे ही क्रिया विशेषण भी इसमें हो सकता है अव्ययी भाव समास में। जैसे आजीवन, आजीवन, आजीवन ऐसे बोल दूंगा, आजीवन, आजीवन से यह परंपरा चली आ रही, ऐसा बोलूँगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि बहुत सालों से, बहुत सारे जीवन से, यानी कि बहुत सालों से चली आ रही है परंपरा है, ऐसा बोलोगे ना दोस्तों। आजीवन मतलब पूरे जीवन भर, ऐसा जीवन पर्यंत, आजीवन, जीवन पर्यंत जो चली आ रही परंपरा है वह है आजीवन, जीवन पर्यंत। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप कैसे पहचानोगे कि अव्ययी भाव समास है? यहाँ देखिए क्या आया है, उपसर्ग आया है। मैं बोला हूँ यहाँ उपसर्ग, उपसर्ग आया है ना दोस्तों। जीवन क्या है? ये मूल धातु है दोस्तों, जीवन मूल धातु है और उससे पहले आ लग गया है तो आजीवन यानी पूरा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत कुछ नियम होते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं दोस्तों। वैसे ही आजीवन, जीवन पर्यंत। वैसे ही आमरण, आमरण, आमरण तो मरण तक, पूरा मरण तक, आमरण, यहाँ उपसर्ग लगा है दोस्तों। वैसे ही ये गली गली, गली गली, गली गली में आपको बताया हूँ कि यहाँ क्रिया विशेषण भी हो सकता है करके, अव्ययी भाव समास में क्रिया विशेषण भी हो सकता है करके। तो ये गली गली देखिए, गली गली यानी प्रत्येक गली, गली गली प्रत्येक गली। तो आप सेंटेंस भी बना सकते हो कि प्रत्येक गली पुलिस घूम रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। प्रत्येक गली पुलिस घूम रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। यदि समास का आए तो, समास में आए तो यहाँ गली गली क्या है? क्रिया विशेषता बता रहा है, क्रिया का विशेषता। गली गली घूम रहा है, पुलिस जो है गली गली घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गली गली घूमने की विशेषता, ये गली गली। गांव गांव, वैसे ही गांव गांव, मैं गांव गांव सर्वे करने गया था, मैं गांव गांव सर्वे करने गया था, ऐसा बोलूँगा तो आपके दिमाग में आएगा कि बहुत सारे गांव गए होंगे, तो ये विशेषता में आ जाता है गांव गांव। वैसे ही डगर डगर, डगर डगर, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, ये ऐसा हो सकता है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। तो ये जल्दी जल्दी मैं कार्य किया, ऐसा भी हो सकता है। यदि समास में पूछे तो भाई, यदि क्रिया विशेषण में पूछे तो वो तो क्रिया विशेषण में आएगी ही, लेकिन समास में पूछे तो ये अव्ययी भाव समास में आ जाता है।
वैसे ही प्रतिदिन, तो यहाँ प्रत्येक दिन हो जाता है दोस्तों। प्रतिदिन यदि मैं आपको बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि प्रत्येक दिन का बात कर रहा है। यहाँ प्रति क्या है दोस्तों? प्रति एक उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। प्रति जो है उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। जो काल, लिंग, वचन के अनुरूप ये परिवर्तित नहीं होते, वे है अव्यय। ये अव्यय भी है और ये उपसर्ग भी आ जाता है प्रति। ये प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन, प्रतिमास तो प्रत्येक मास, यथा नियम। देखिए दोस्तों, यथा नियम, तो यहाँ नियम जो है क्या है? मूल शब्द है और पहले क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। इससे पहले उपसर्ग लगा, यथा उपसर्ग लगा दोस्तों। वैसे ही विधि में यथा विधि, तो ये उपसर्ग लगा है विधि के अनुसार। हम लोग को मेंस में दोस्तों ये दिया रहता है तो ऐसा बनाना रहता है, या तो ये दिया रहता है तो इनको बनाना रहता है, या तो ऐसा पूछता है कि आप अव्ययी भाव समास शब्द बनाइए, ऐसा पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण दीजिए, ऐसा पूछा जाता है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। आप बोलते हो ना यथाशीघ्र आइए, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, यथाशीघ्र आइए, तो जितना जल्दी हो सके आप आओ, ऐसा बोलते हैं यथाशीघ्र का अर्थ। यथाशीघ्र, यथा क्या है? एक उपसर्ग भी है, एक अव्यय के रूप में भी प्रयोग हुआ है। वैसे ही रात भर, वह रात भर जगते रहा, ऐसा बोलूँगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जगने का विशेषता, जगने की विशेषता आएगा दोस्तों। तो पूरी रात जगते रहा, तो रात भर का पूरी रात। प्रति क्षण, तो प्रत्येक क्षण। प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष। वैसे ही आप प्रत्येक वर्ष से बना सकते हैं, प्रत्येक वर्ष वह मेला घूमने जाता है, प्रत्येक वर्ष वह मेला घूमने जाता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि वह हर साल जाता है घूमने। वैसे ही हर साल भी बोल सकते हैं, हर साल, यहाँ लिख सकते हैं हर साल, हर साल। वैसे ही निडर, उपसर्ग लगा है दोस्तों, निडर, डर में आ जाएगा डर रहा है। डर बोलूँगा तो कोई व्यक्ति डर रहा है, यदि निडर बोलूँ तो वह साहस के साथ चले जाते हैं बिना डरे, निडर। वैसे ही डर रहित, निडर का अर्थ होता है डर रहित, वही बिना डरे भी लिख सकते हैं दोस्तों। घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी, वह घड़ी घड़ी मेरे को फ़ोन लगा रहे हैं, यानी कि हर समय फ़ोन लगा रहे हैं, प्रत्येक घड़ी फ़ोन लगा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये इस प्रकार आपको ये अव्ययी भाव समास समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम तत्पुरुष समास देखते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों हम समास के जो दूसरे प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों मैं बताया था आपको कि उत्तर पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रधान यानी कि दूसरे पद प्रधान होते हैं। वैसे ही ये तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों। कारक चिन्ह मैं आपको कारक चिन्ह, कारक विभक्ति ये सब बता चुका हूँ दोस्तों, आप एक बार देख लेना। ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तत्पुरुष समास जो है दोस्तों कर्म कारक से प्रारंभ होते हैं, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष से प्रारंभ होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष से प्रारंभ होते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो यहाँ देखिए दोस्तों जो प्राप्त है ये प्रधान है, यानी कि उत्तर पद प्रधान है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ देखिए दोस्तों कर्ता ने कर्म को, ऐसा पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक है तो यहाँ को विभक्ति आएगा, को क्या आएगा? कारक चिन्ह आएगा, तो यहाँ को आया है, स्वर्ग को प्राप्त। वैसे ही गृहागत, गृहागत, तो गृह को आगत, गृहागत, गृह को आगत,
तो हम कोश ही जानेंगे कि यह तत्पुरुष समास है करके, गृह को आगत, और वो भी कौन से तत्पुरुष समास, तो कर्म कारक यानी द्वितीय तत्पुरुष समास ऐसे बोलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष समास। ये को से ही हम जानेंगे कि यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब आगे बढ़े दोस्तों, करण कारक। करण कारक में से कारक चिन्ह लगता है दोस्तों, से कारक चिन्ह लगता है। तो तृतीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है दोस्तों। हस्तलिखित हम लोग बोलते हैं ना कि हस्तलिखित है, ये आवेदन हस्तलिखित है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। तो हस्त से लिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। तो यहाँ से आ रहा है दोस्तों। तो से क्या है आपका तृतीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है ये से। करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, हम पढ़े ना दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, ऐसा पढ़े ना। अपादान से, फिर संबंध में का की के, फिर आधार में और पर पढ़े हैं अधिकरण में। वैसे ही ये से वाला हस्त से लिखा हुआ, हस्त से लिखा हुआ। वैसे ही सूररचित, सूरदास जी है ना, सूरदास जी द्वारा रचना किया गया है, तो उन्हें सुर द्वारा रचित, यहाँ सुर द्वारा रचित। तो मैं आपको बताया हूँ कर्ता ने कर्म को करण से, और यहाँ के द्वारा भी होता है, के द्वारा या द्वारा कारक चिन्ह आता है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, से के द्वारा या द्वारा आए तो वे करण तत्पुरुष में आ जाएगा, करण तत्पुरुष में याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से डीप पूछने लग गया है, यानी कि केवल तत्पुरुष समास नहीं पूछता, मतलब ये अंदर से पूछता है। जैसे ये तत्पुरुष समास है, तो कौन से तत्पुरुष समास है, कर्म है कि करण है कि संप्रदान है कि अपादान, संबंध, अधिकरण, इनमें से कौन सा है, ऐसा पूछते हैं। जैसे कई प्रश्न में देखा जाता है नत्र तत्पुरुष भी पूछा जाता है। तो नत्र तत्पुरुष मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। वैसे ही अब संप्रदान को या के लिए को या के लिए विभक्ति आता है दोस्तों, या कारक चिन्ह बोल सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब होता है दोस्तों घर, विद्या के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। वैसे ही रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर में ये के लिए आ गए दोस्तों। तो आप जान जाओगे के लिए आया यानी संप्रदान कारक है। उसी प्रकार अपादान देखें, अपादान कारक ये पंचम तत्पुरुष में आते हैं दोस्तों। अपादान ये से अलग होने के संदर्भ में होता है दोस्तों। मैं अलग होने के संदर्भ में बताऊं, डरना, विद्या सीखने, रक्षा करने, तुलना करने, इतना मैं बताया हूं दोस्तों। जैसे धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तो यहाँ से आया है दोस्तों, यानी ये से और ये से दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है, अपने धर्म में तो है लेकिन धर्म से विमुख हो रहा है, यानी बाहर जा रहा है, अपने धर्म को छोड़कर बाहर जा रहा है, धर्म से विमुख, इससे अलग हो जा रहा है धर्म से। वैसे ही जात ले बाहिर, जात से बाहिर, ये जात से बाहिर, कई लोग हो जाते हैं जात से बाहिर, ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, जात से बाहिर, तो अपने जाति से अलग हो रहा है दोस्तों वही। वैसे ही संबंध कारक में जैसे महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, तो महामाया
के मंदिर, महामाया के मंदिर होता है। महामाया तो है लेकिन महामाया के मंदिर बोलते हैं, महामाया के मंदिर, ये के। वैसे ही जिला साहेब, जिला साहेब किनको बोलते हैं? कलेक्टर को बोलते हैं। तो जिला के साहेब, जिला के साहेब, जिला के साहब भी बोल देते हैं, तो वे हो जाते हैं कलेक्टर। ये के संबंध, जिला और साहब यानी कि दोनों का संबंध बता रहा है, जिला से उनका संबंध बता रहा है। जो कलेक्टर है उनका संबंध बता रहा है, साहब का संबंध बता रहा है जिला से, जिला के साहब। वैसे ही अधिकरण, कारक, अधिकरण यानी कि आधार, जैसे स्नेह में मग्न, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, ये आधार है दोस्तों। गृह में प्रवेश, प्रवेश करते हैं तो किस में करते हैं? गृह में प्रवेश। जैसे हम लोग रोड में चलते हैं तो रोड क्या हो जाते हैं? आधार हो जाते हैं दोस्तों। वैसे ही आधार होना चाहिए। जैसे पक्षी, जैसे पक्षी आकाश में उड़ती है तो आकाश क्या हो जाएगा दोस्तों? एक आधार हो जाएगा। आकाश क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये इस प्रकार होता है तत्पुरुष समास दोस्तों। ये इस प्रकार तत्पुरुष समास समाप्त होता है दोस्तों। तत्पुरुष समास का 3 प्रकार होता है दोस्तों, 3 प्रकार होता है, याद रखिएगा। 3 प्रकार होता है, केवल याद रखिएगा कि 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ऐसा याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम नत्र तत्पुरुष। नत्र तत्पुरुष देख लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है नत्र तत्पुरुष। नत्र तत्पुरुष ये तत्पुरुष समास का एक प्रकार होता है दोस्तों, नत्र तत्पुरुष। इसका और प्रकार बुक में नहीं दिया गया है दोस्तों, नत्र तत्पुरुष बस दे दिया है। लेकिन तत्पुरुष समास के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार। नत्र तत्पुरुष देख लेते हैं जो दिया है उनको। अयोग्य, अयोग्य जिन्हें हम न योग्य के नाम से जानते हैं। जैसे नत्र, नत्र तत्पुरुष का अर्थ ही होता है न करके बनाया जाता है तत्पुरुष समास में। जैसे अयोग्य, न योग्य। असत्य, असत्य को अ की जगह हम न डाल देते हैं, न सत्य। अधर्म, न धर्म। वैसे ही अकारण तो न कारण, अनीति तो न नीति। अ का न में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, अ का न में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही अनंत का न अंत, अनंत का न अंत। वैसे ही अनस्वर, अनस्वर का न नस्वर, न नस्वर। जो जिसका नाश न हो वह है अनस्वर, और जिसका नाश हो सके वह है नस्वर। लेकिन यहाँ अनस्वर को न नस्वर बोल दिया है। दोनों का सेम अर्थ है दोस्तों। अनस्वर मतलब जिनका नाश न हो, वैसे ही न नस्वर जिनका नाश न हो, न नस्वर। अन्याय, न न्याय। अनर्थ, न अर्थ। अज्ञान, न ज्ञान। अकर्मण्य, न कर्मण्य। अपुत्र, न पुत्र। अजर, न जर। अजर जिनको बुढ़ापा ना आए, या हाँ वैसे ही बोल देते हैं जिनको जर बुखार ना पकड़े, जर बुखार ना पकड़े, तो वे हैं नजर। उसी को अजर को हम नजर कर दिए हैं दोस्तों। तो दोनों का सेम अर्थ निकलता है। अयोग्य, न योग्य, दोनों का सेम अर्थ निकलेगा दोस्तों। ये इस प्रकार तत्पुरुष समास समाप्त होता है दोस्तों। अब हम कर्मधारय समास देख लेते हैं।